Hello everyone. So in today's video we are going to discuss about the concept of deemed income. So let's start. Meaning and introduction. To find out the total income of an assessee, deemed income is also aggregated to the income of total that person. यानी कि जब भी हम इनकम टैक्स लगाते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स किस पे लगता है, एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम पे हम इनकम टैक्स लगाते हैं. अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हमें इनकम टैक्स लगाना है तो वो उसकी टोटल इनकम पे लगेगा. इट मीन्स हमें उसकी टोटल इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा, देन हम इनकम टैक्स लगाएंगे. उससे पहले तो हम इनकम टैक्स नहीं लगा सकते. सो टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम पहले 5 हेड पढ़ चुके हैं, यानी कि जो हमारी इनकम के हेड्स होते हैं हमने वो डिस्कस कर लिए हैं. वो सैलरी का था, बिजनेस एंड प्रोफेशन का था, डिफरेंट हेड हमने स्टडी किए. अब उसके अलावा क्या है कि जब हमारे हेड से हमारे पास इनकम आ जाती है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी इनकम होती है जो एज अ इनकम एक पर्सन ने शो ही नहीं कर रखी होती. मीन्स लोग क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, उसको इवेजन करने के लिए अपनी इनकम को चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो हमें या गवर्नमेंट को ऐसा पता ही ना चले कि उनकी ये इनकम है भी या नहीं. सो उस इनकम को फाइंड आउट करना होता है और उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड इनकम. डीम्ड का मतलब क्या होता है कि मान लेना कि वो उसकी इनकम है. एक्चुअल में जो उसका नेचर है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इनकम जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे क्या मान लिया है, उसकी इनकम मान लिया है. उसी को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड इनकम बोलते हैं. और डीम्ड इनकम मेनली क्यों किया जाता है, क्योंकि जो पर्सन्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो टैक्स को अवॉइड करें, टैक्स का इवेजन करें. इससे क्या होगा, अगर वो टैक्स को अवॉइड करेंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा, उनकी रिवेन्यू कम हो जाएगी. रिवेन्यू कम होगी तो हमारे जो नेशन की डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. सो गवर्नमेंट को रिवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है और वे चाहते हैं कि कोई भी टैक्स का इवेजन ना करे, अवॉइडेंस ना करे. यानी कि जो भी टैक्स को पे करने के लिए लायबल है, जिस भी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए उस पे टैक्स लगे, ऐसा नहीं कि कोई उसे अवॉइड कर दे. सो उसलिए हम क्या करते हैं कि हम डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो भी इंडिविजुअल या पर्सन्स अपने टैक्स को कम करने के लिए इनकम को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, सो उनकी इनकम को अंडरस्टैंड किया जाएगा और एज अ डीम्ड इनकम ट्रीट किया जाएगा. यानी कि उसे इनकम मान लिया जाएगा एंड उस पर टैक्स लगाया जाएगा. There are various cases in which deemed income as income in the hand of an individual, though which they are actually not in the nature of income. यानी कि ऐसे बहुत से केसेस हमारे होते हैं जब हम डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसकी इनकम को हम उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं एंड देन उस पर हम टैक्स लगाते हैं. नेम सजेस्ट कर रहा है डीम्ड इनकम, यानी कि एक्चुअल में उसका नेचर जो है वो इनकम जैसा नहीं है. यानी कि अब इनकम क्या होती है, या तो हमें सैलरी की फॉर्म में मिल रही है, हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है, हमें कोई रेंट मिल रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये सब हमारी इनकम थी. लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं है, यानी कि उसका नेचर जो है वो इनकम की फॉर्म में नहीं है, फिर भी हम उसे इनकम मान लेते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड इनकम. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीमिंग द अमाउंट एज इनकम, यानी कि किसी अमाउंट को हम मान के चलते हैं इनकम, उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी अमाउंट को इनकम क्यों मानते हैं, ताकि हम टैक्स इवेजन को चेक कर सकें और टैक्स अवॉइडेंस को चेक कर सकें. यानी कि जो इंडिविजुअल्स, जो पर्सन्स टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपनी इनकम को छुपा लेते हैं, हाइड कर देते हैं, उनकी इनकम पे टैक्स लगाने के लिए हमने डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है. द फॉलोइंग आर दी डीम्ड इनकम. अब मान ली जाने वाली इनकम कौन कौन सी हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिसको हम एज अ डीम्ड इनकम मानते हैं. कैश क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी, amount of investment not fully disclosed in book of accounts, unexplained expenditure, amount borrowed or repaid in hundi. इसका मतलब क्या है कि इन सब से जो हमें अमाउंट होता है, इन 6 जो पॉइंट्स हैं, इसमें जो भी अमाउंट होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, डीम्ड इनकम. यानी कि उसे हम एक पर्सन की टोटल इनकम में इंक्लूड कर देते हैं और उस पर टैक्स लगाया जाता है. सो फर्स्ट हमारा क्या था, कैश क्रेडिट्स. If any sum is found credited in the book of an assessee maintained for the previous year, हमेशा याद रखना कि ये जो 6 के 6 पॉइंट हैं, इनमें जो भी अमाउंट है, जो भी अकाउंट है, वो कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए. क्योंकि इनकम टैक्स कब लगता है, प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है, उससे पहले की इनकम पे नहीं लगता. एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट इट्स नेचर एंड सोर्स और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, देन द सम क्रेडिटेड मे बी चार्ज टू द इनकम टैक्स एज डीम्ड इनकम. यानी कि एक
पर्सन है उसका जो अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, यानी कि उसके पास पैसे आए हैं, क्रेडिट हुआ है, लेकिन उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं, किसने दिए हैं, या फिर जो उसके पास एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है उसे जब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पैसे किसने दिए हैं तो असेसिंग ऑफिसर उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसा जो भी कैश क्रेडिट होगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसकी इनकम मान लेंगे, डीम्ड इनकम मानी जाएगी एंड उसे हम उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर देंगे जिस पे टैक्स लगाया जाएगा। सो ऐसा कैश क्रेडिट होना जिसके लिए कोई भी हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं होती तो हमें उसको अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करना पड़ता है। देन अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट या तो हमने उसे अपनी बुक जो अकाउंट्स हैं उसमें हमें रिकॉर्ड ही नहीं किया है या फिर हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इफ इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, फिर से प्रीवियस ईयर हमें रिक्वायर्ड है, असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि एक असेसी ने क्या किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी में किया है, ऑर्गेनाइजेशन में किया है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट किया इसका मतलब उसने वहां पे पैसे लगाए हैं, लेकिन उसने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में ये शो ही नहीं कर रखा कि उसने अपने कुछ पैसे वहां लगाए हैं। मोस्टली जो पीपल क्या करते हैं, अपने ब्लैक मनी को इसी तरीके से यूज करते हैं, यानी कि ब्लैक मनी है उसे वो अकाउंट्स में तो शो करते नहीं, तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे कुछ खरीद लेते हैं, किसी को रेंट पे दे देते हैं। सो ये जो है इसीलिए हम डीम्ड का कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि हम उस पर टैक्स लगा सकें, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो सके। सो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर एक एसएससी करता है जिसके लिए उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि उसने वो कहाँ पे की है, उसके पास वो पैसे कहाँ से आए जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट को वो रिकॉर्ड ही नहीं करता, यानी कि या तो वो अनरिकॉर्डेड है, उसने बता ही नहीं रखा कि उसने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर उसने बता तो रखा है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि वो उसके पास वो पैसे आए कहाँ से जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, यानी जहां पे उसने इन्वेस्टमेंट की है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सही एक्सप्लेनेशन, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अगर एक असेसी के पास नहीं है तो इस इन्वेस्टमेंट को भी हम उसकी इनकम ट्रीट करेंगे और टोटल इनकम में इंक्लूड करके इस पे हम टैक्स लगा देंगे। देन अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी क्या, ऐसा मनी जो आपको रिसीव हुआ है जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड नहीं किया, और या फिर जो आपने रिकॉर्ड कर रखा है तो आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये पैसा आया कहाँ से है, तो वो जो भी मनी होगा वो भी आपकी डीम्ड इनकम मानी जाती है। इफ एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड मनी और ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस आइटम, यानी कि उसको कोई मनी मिलता है लेकिन उसके पास वो कहाँ से आया, उसको कैसे एक्वायर किया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम उसे उसकी डीम्ड इनकम मान लेते हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट अभी जो हमने की थी वो क्या थी, हमारी अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि या तो वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी और रिकॉर्ड कर रखी है तो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें क्या होता है कि उसने रिकॉर्ड तो की हुई है लेकिन फुली डिस्क्लोज्ड नहीं है। इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट और इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी वैल्यूएबल आर्टिकल, द असेसिंग ऑफिसर फाइंड दैट द एक्चुअल सम स्पेंड ऑन दीज आइटम इज मोर देन व्हाट इज रिकॉर्डेड, यानी कि जो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की है उससे ज्यादा की उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन उसने ताकि टैक्स उस पर कम लगे अपनी बुक ऑफ अकाउंट में कम शो कर रखी है। सो असेसिंग ऑफिसर को अगर ये कभी भी लगता है कि जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उससे कम अकाउंट उसने जो अमाउंट जो है उसने अपने अकाउंट्स में शो कर रखा है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, डीम्ड इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। सो जो भी फॉर एग्जाम्पल कि उसने इन्वेस्टमेंट की है 2 करोड़ की और अपनी अकाउंट्स में कितना लिख रखा है कि उसने सिर्फ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली है, तो जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा अमाउंट है जो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ उसको हम उसकी डीम्ड इनकम मान लेंगे और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर आपने किया है जो आपने एक्सप्लेन नहीं किया। अब क्या होता है, हम अपनी जब टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं, हमने अपने जो हेड्स किए थे उसमें हमने स्टडी भी किया था कि हमें डिडक्शंस मिलती हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात कर रहे हो तो उसमें जो भी आपको इनकम अर्न होती है उस इनकम को अर्न करने के लिए अगर आप कोई रीजनेबल एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सपेंसेस आते हैं तो हम उसे अपनी इनकम में से डिडक्ट कर देते हैं और उस पर टैक्स नहीं लगता है। सो कुछ पर्सन क्या होते हैं कि वो अपने कुछ एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं ताकि उन्हें डिडक्शन मिल जाए, लेकिन अगर
जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है उसको ये लगता है कि ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, यानी कि उनके पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है ही नहीं कि उन्होंने ये पैसा खर्च कहाँ किया है। बस अपनी अकाउंट्स में ये शो कर दिया कि 30,000 रुपये यहाँ लग गए, 1 लाख रुपए यहाँ लग गए, लेकिन उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये एक्चुअल में कहाँ स्पेंड हुए हैं। तो उस एक्सपेंडिचर को भी हम उसकी इनकम मान लेंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि एक्चुअल में स्पेंड हुए भी हैं या नहीं, और वो उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। Hyundai बोरोवल्स एंड रीपेमेंट, इसका सिंपल मतलब क्या है कि अगर आप किसी से कुछ किसी से कुछ उधार पे लेते हो और उसे रीपे करते हो, उस टाइम पे हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाती है, हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी जाती है। एनी बोरोवल्स एंड रीपेमेंट इन Hyundai मस्ट बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, अदरवाइज द अमाउंट सो बोरोव्ड और रीपेड विल बी ट्रीटेड एज इनकम। यानी कि जब भी आप जो हमारा Hyundai है इसके अंदर कुछ अमाउंट लेते हो, किसी से उधार पे लेते हो और उसकी जो रीपेमेंट करते हो वो अगर आपने कैश की फॉर्म में कर दी या किसी और फॉर्म में कर दी, सिर्फ आपको चेक की ही फॉर्म में करनी होती है। अगर आपने किसी भी अदर फॉर्म में की है तो वो आपकी इनकम कंसीडर कर ली जाएगी। यानी कि ये जो हमारा है इसमें हमें चेक की फॉर्म में ही रीपेमेंट करनी होती है। अगर हम किसी और फॉर्म में करते हैं तो वो हमारी टोटल इनकम कंसीडर की जाती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, ऐड करके उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। टैक्सेशन ऑफ डीम्ड इनकम, अब जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए, अगर ऐसा कुछ होता है किसी असेसी के में कि उनकी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, सो उसको हम क्या करेंगे, उसकी डीम्ड इनकम मान के उस पर टैक्स लगाएंगे। सो डीम्ड इनकम पे कितना टैक्स लगता है, इनकम टैक्स एट द रेट 60%, सरचार्ज लगता है 25% एंड एजुकेशन एंड हेल्थ लगता है 3%। इसके अकॉर्डिंग इसे टैक्स लगाया जाता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।